हेलो बच्चों, माय नेम इज आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु एंड नीट यूनिवर्स। बच्चों, आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से आपके नीट में हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बहुत आसान, कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर आपने सिर्फ फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज कर लिया तो फिर आपके ये दोनों क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चन आने का मतलब लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, अगर हम लास्ट 15 ईयर की बात करें तो 30 क्वेश्चन के आसपास इससे आए हुए हैं। तो इसको मैंने 2 लेक्चर में ब्रेक कर रखा कि आधा क्वेश्चन आज के लेक्चर में और अगले लेक्चर में आधे क्वेश्चंस को कराएंगे। इसके बाद आपका रोटेशन, तो पूरी आपका आप ये समझिए क्लास 11th के अगर रोटेशन तक आपने रिवाइज कर लिया तो क्लास 11th की 50% फिजिक्स कंप्लीट हो गई। बीच में आपका थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह है और लास्ट में आपका एसएचएम एंड वेव। तो एसएचएम और वेव को पहले कराऊंगा, उसके बाद हम लोग सीधे क्लास 12th वाले पोर्शन में पहुँचेंगे, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स वगैरह का पोर्शन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करेंगे और फिर इसको नेक्स्ट मंथ तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगस्त में हम लोग कोशिश करें बेटा, अगस्त के 20 अगस्त तक या 25 तक भी अगर कर लेते हैं तो आपके पास फिर भी टाइम बचेगा, फिर रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है इसमें 2006 का। द अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी a sphere of radius r. A platform is arranged at a height r from the surface of earth. The escape velocity of body from this platform is fve, where v is the escape velocity from the surface of earth. The value of f is, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपको escape velocity का फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो escape velocity का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू अंडर रूट 2g m/r ई। या अर्थ की सरफेस ले रहे हैं तो आप क्या लेंगे, r ले लेंगे। वैसे जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, r + h, ये जनरल फार्मूला। और अगर अर्थ सरफेस है तो h की वैल्यू 0 ले लेंगे आप, ठीक है। तो चलिए ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए इसके वेलोसिटी का, ठीक। और अर्थ के सरफेस से इसके वेलोसिटी कितनी होती है कि किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें और अर्थ पे लौट के ना आए, तो वह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। खैर ये चीज़ नहीं पूछी गई है। अब अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें तो इसके वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस ये हो जाएगा 2gm/r, पहली चीज़, ठीक है। ये सरफेस से हो गया, इसको लिख दे रहा हूँ सरफेस, ठीक। और दूसरा आप क्या कह रहा है कि अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर पे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से बात कर रहे हैं, तो v एट हाइट h, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2gm/r + h, ठीक। अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कितनी हाइट पे है, अरेंज एट हाइट r। तो हाइट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, r दे रखा है। और वहाँ पे इसके वेलोसिटी को क्या लिखा हुआ है, fve, तो इसको आप लिख लीजिए fve, ठीक। और ये कहाँ से, सरफेस पे इसके वेलोसिटी, इसको v ही रहने दीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में रखा है v इज द इसके वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस। अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ f। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये fve/v इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, ये हो गया 2gm/r + r इंटू ये वाली चीज़ इसके डिनोमीटर में आ गई तो पलट जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r/2gm, ठीक। ये यहाँ से कैंसिल, f इक्वल टू, यहाँ देखिए r और r 2r, यहाँ से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो यहाँ आपका आया gm/r, ठीक है, अंडर रूट। और इसी अंडर रूट में चाहे तो इसको भी आप लिख सकते हैं, सेम मल्टीप्लाई करना है 2gm। तो देखिए ये आपका r से कैंसिल, ये इधर कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा 1/√2। तो f इक्वल टू आ गया 1/√2। देखिए कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा, है ना, ऑप्शन इसमें दे रखा है बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज़ करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सरफेस ऑफ अर्थ से ये होता है, अगर अर्थ सरफेस h हाइट से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो +h होता है, और h की वैल्यू आपके क्वेश्चन में r दे रखा है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, आप अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं
ताकि वो भी अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके का दिया हुआ है, 2 satellites of Earth S1 and S2 are moving in same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? 2 satellite of Earth, मान लीजिए अर्थ के 2 सैटेलाइट हैं। ये अर्थ है, एक सैटेलाइट मान लीजिए आपका यहाँ S1 है, दूसरा सैटेलाइट S2 है। चूँकि दोनों का ऑर्बिट क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। द मास ऑफ S1 इज 4 टाइम्स द मास ऑफ S2. मास ऑफ S1 इज 4 टाइम्स मास ऑफ S2, तो ये 4 हो गया। ठीक है। S2 का अगर m मान लिया तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4m हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको स्टेटमेंट्स बताना है। तो सबसे पहले तो ऑर्बिटल स्पीड इसकी क्या होती है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आपको सैटेलाइट का पता होना चाहिए। V0 इक्वल टू अंडर रूट जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर, ये होता है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ प्लैनेट पे। ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती बेटा, ध्यान रखिएगा। और रेडियस पे, ये रेडियस क्या है। ठीक है। अब देखिए आपको पहला ऑप्शन दे रखा है, द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ S2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो T इक्वल टू होता है 2πr अपॉन V0। ठीक। तो V0 यहाँ रखेंगे तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब इसमें देखिए इसका मतलब टाइम पीरियड भी किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, G तो कांस्टेंट ही है, मास ऑफ प्लैनेट और R पे। तो R तो सबका सेम ही है। ठीक है। और आपका ये मास ऑफ प्लैनेट अर्थ, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये होगा टाइम पीरियड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, पहली चीज़। दूसरा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच एंड सैटेलाइट इन 2 केसेज आर इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, U इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर। तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि मास ऑफ सैटेलाइट्स अलग अलग है, तो दोनों इक्वल, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग ही होंगी। थर्ड ऑप्शन दिया, S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। देखिए सेम स्पीड, G कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट, मतलब यहाँ पे क्या है, अर्थ है आपका, और रेडियस दोनों का सेम है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई। तो आपका थर्ड ऑप्शन है करेक्ट होगा। तो सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इसी से आपका काम चल जाएगा। और कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट M about the sun as the shaded area SCD is twice the shaded area SAB. If T1 is the time for the planet to move from C to D and T2 is the time from A to B, then T1 और T2 में रिलेशन आपको निकालना है बेटा। ठीक, एक फिगर दे रखा है और इसमें आपको केपलर्स लॉ लगेगा। केपलर्स लॉ में आपको बताया गया था एरियल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या प्लैनेट, यहाँ बीच में आपको सन दे रखा है, तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब dA/dt इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। या आप कर सकते हैं A1/T1 इक्वल टू A2/T2, या यहाँ से आप कर सकते हैं T1 किधर ले जाइए तो T1/T2 इक्वल टू हो जाएगा, T1 इधर आ गया तो ये हो जाएगा A1/A2। इससे आपका काम चल जाएगा, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए क्या क्या दे रखा है बेटा। पहले केस में आपको कैलकुलेट क्या करना है, T1 और T2 में रिलेशन, तो T1/T2 एरिया, T1 वाले का एरिया कितना दे रखा है बेटा, T1 वाले का एरिया दे रखा है 2A, तो ये हो जाएगा 2A, और T2 वाले का एरिया कितना दिया हुआ है, क्योंकि वो डबल दे रखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2। कोई ऑप्शन देखिए दिया होगा, थर्ड ऑप्शन। सिंपल आपको कैपलर्स लॉ यूज़ करना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं। ये जो अभी बताया गया बेटा इसको नोट करिएगा, क्योंकि कैपलर्स लॉ आपने dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें,
अगला क्वेश्चन है बेटा, द रेडियाई ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ अर्थ आर 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, then speed of satellite B is the radii of circular orbit of A and B of Earth are दो सैटेलाइट्स दे रखे, सर्कुलर मोशन दिया हुआ बेटा, ये ऐसे कुछ दिया, हालांकि इसकी बहुत फिगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लेते हैं द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी। ए का दिया 4r और बी का दिया r। चलिए इसको मैं r कर लेता हूँ एक, और एक को कर लेता हूँ 4r। एक मान लीजिए ऐसे कहीं रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये है आपका A और ये अंदर वाला जो रिवॉल्व कर रहा है ये है B, ठीक। इफ़ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट A इज़ 3v, A का स्पीड कितना दे रखा है 3v। आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ द सैटेलाइट B विल बी, तो सैटेलाइट की अभी आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी बताई थी कितनी, v इक्वल टू जी एम बाई आर अंडर रूट, ठीक। यहाँ पे ये ध्यान रखना है m किसका है, मास ऑफ प्लेनेट, यह ध्यान रखिएगा सैटेलाइट का नहीं है। तो यहाँ से आपको v1 इसको लिख लीजिए, या यहाँ a और b है तो आपको किसका कैलकुलेट करना है, सैटेलाइट b की, इसकी वैल्यूज मान लेते हैं x, या इसको मान लेते हैं v2, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना। तो v1 की जगह पे ये आ जाएगा r1 और v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा gmp अपान r2 अंडर रूट। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा बेटा, v1 अपान v2 इक्वल टू r2 बाई r1 का अंडर रूट, ठीक। रेडियस देखिए दे रखा है, हमें कैलकुलेट क्या करना था, किसका, v2 कैलकुलेट करना है b का, तो रेसिप्रोकल कर लीजिए, v2 अपान v1 इक्वल टू r1 बाई r2 दिस, या v2 इक्वल टू v1 अंडर रूट r1 बाई r2। v1 कितना दे रखा है बेटा, ये आपका 3v दे रखा है, और r1 कितना दे रखा है, r1 इसका रेडियस क्या दे रखा है, पहले वाले का, सॉरी इसका 4r दे रखा है, अपान क्या हो गया r और r कैंसिल, यहाँ से आ गया 2, तो 3v इंटू 2, तो v2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6v। तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा इसमें, बी ऑप्शन है। तो सिर्फ ऑर्बिटल, देखिए अभी ऑर्बिटल स्पीड की फॉर्मूला एक बार और मैंने बताया, अब सैटेलाइट उसी फॉर्मूले पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। is situated at a center of a spherical cell of same mass and radius a. The gravitational potential at a point situated at a by 2 distance from the center will be. ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है आपका 2011 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है और एक स्फेरिकल सेल दे रखा है। देखिए स्फेरिकल सेल कुछ ऐसा दे रखा है जिसका मास है m, रेडियस दे रखा है बेटा a, और इसके सेंटर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है जिससे a/2 डिस्टेंस पर पॉइंट P मान लीजिए। इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू बेटा -gm/r, ठीक। तो सेल के किसी भी पॉइंट पर इसके इंटीरियर की किसी सरफेस तक पोटेंशियल कितना पॉइंट P पे निकाला, तो इस पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल निकालिए और इस सेल की वजह से, और दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका m v ड्यू टू स्फीयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू मास, या पार्टिकल कर लीजिए आप, पार्टिकल। तो स्फीयर की वजह से कितना होगा बेटा -gm अपान a, प्लस पार्टिकल की वजह से कितना होगा -gm अपान a/2, तो 2 ऊपर आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -3gm अपान a। यह पॉइंट P पर पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला वाला ऑप्शन। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, अब जो क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है उसमें 3gm/a लिखा हुआ है, तो वो मॉड ऑफ दिस लिखा हुआ है, ठीक है।
तो जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका न्यूमेरिकल वैल्यूज कितना हो जाएगा 3gm/a। तो ऑप्शन जैसा दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ प्लैनेट मूविंग अलॉन्ग एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट ए डिस्टेंस ऑफ r1 एंड फार्थेस्ट away at a distance r2. If v1 and v2 are the linear velocities at the point respectively, then the ratio v1 and v2 is a planet moving along an elliptical orbit. एक planet है, ठीक है, जो सन के आपको पता है कि जो planet होते हैं वो elliptical orbit में कुछ ऐसे मूव करते हैं। सन यहाँ पे है, ठीक, और ये पॉइंट प्लेनेट मान लीजिए यहाँ पर है तो ये दूर वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ सिचुएशन मान लीजिए है तो ये नज़दीक का पॉइंट हो गया। ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये आपको r दे रखा है, दूर वाला शायद इफ द फार्टेस्ट ये r2 दे रखा है बेटा, और नज़दीक वाला दे रखा है क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन इज r1, ये r1 है, और आपका ये दूर वाला पॉइंट क्या है r2 है। v1 एंड v2 आर द लीनियर वेलोसिटीज़। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है बेटा v2 है। बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है v1 और v2 का रेशियो बताइए। तो पहली चीज़, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों पॉइंट पे अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, तो मास तो सेम ही है, v1 r1 इक्वल्स टू m2 v2 r2, तो m तो कैंसिल हो गया आपका, तो v1/v2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा यहाँ से r2/r1, ये आएगा। देखिए कुछ ऑप्शन दिया होगा इसमें, ऑप्शन ए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2011, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद द वेलोसिटी u. द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर कैपिटल M and कैपिटल R. g is the gravitational constant and small g is the acceleration due to gravity on the surface of earth. The minimum velocity of u so that the particle does not return back to the earth. अगर कोई पार्टिकल अर्थ पे रिटर्न नहीं आ रहा है इसका मतलब वो क्या चीज़ है, उसकी इसके वेलोसिटी है। इसके वेलोसिटी का अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला बताया है, सिंपल आपको फार्मूला पूछा जा रहा है। इसके वेलोसिटी को इस क्वेश्चन में u से लिखा है, मतलब u इक्वल टू क्या हो जाएगा √2gm/r। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ r की वैल्यू कैपिटल R लिखा हुआ है और सब कुछ तो डेटा सेम है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सीधे फार्मूला पूछा गया बेटा इसके वेलोसिटी का। अगला क्वेश्चन 2011 का, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड। अभी आपको क्वेश्चन जस्ट इसके पहले बताया 2010 का, सेम क्वेश्चन रिपीट है, जिसमें आपको बताया था कि स्फेरिकल सेल है, उसके सेंटर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, स्फेरिकल सेल का रेडियस a है, मास m है, तो उस पार्टिकल जो सेंटर पे पार्टिकल है उससे a/2 डिस्टेंस पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना था। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी आपको पता है इसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ दिया हुआ है, तो जैसा ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को देखते हुए सवाल को करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2012 का, द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो हाइट बताइए जहाँ पर आपको पता है कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यूज़ क्या होती है, घटती है। जो जी घटेगा तो वेट कितना होता है, m × g होता है, तो जी जब कम होगा तो उसका वेट भी कम होगा। ठीक, तो कह रहा है कि कितनी हाइट पर हम जाएं कि जो अर्थ सरफेस पे वेट है उसका 1/16 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब वेट एट हाइट h इक्वल्स टू वेट 1/16 टाइम्स ऑफ वेट एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक,
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा m इंटू जी, जी कहाँ पर, h हाइट पर, इसको h हाइट पे g डैश कर ले रहा हूँ, 1/16 m, और सरफेस पे तो आपका g ही होता है, m कैंसिल हो गया। g डैश की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, h हाइट पे जब जाते हैं तो g इफेक्टिव जो होता है बेटा, या g डैश इक्वल टू g अपान 1 प्लस h अपान आर ई, या यहाँ पे r लिखा हो तो r रहने दीजिए, ये होता है होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो जी डैश की जगह पे रख दीजिए आप, तो ये हो गया g अपान 1 प्लस h अपान आर होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 इंटू जी। जी आपका कैंसिल हो गया, 16 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 प्लस h अपान आर होल स्क्वायर इक्वल टू 16। इसका कैलकुलेशन करिए, 1 प्लस एच बाई आर इक्वल टू क्या हो गया 4, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा h अपान आर इक्वल टू 3, 1 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ से h इक्वल टू कितना आएगा बेटा 3r। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा डी ऑप्शन, जबकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधे सीधे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कहाँ पे ये h हाइट ऊपर जाते हैं तो उस समय का फॉर्मूला बेटा, ठीक है। और आपको बताया गया होगा अगर h इज़ वेरी वेरी लेस देन आर ई, इसी फॉर्मूले में इफ़ h इज़ वेरी वेरी लेस देन आर ई, तो आपको g डैश इक्वल टू बताया गया होगा g 1 माइनस 2h अपान आर ई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें देखते हैं क्या है। ए स्फेरिकल प्लैनेट हैज़ मास mp एंड डायमीटर, एक स्फेरिकल प्लैनेट है जिसका मास दे रखा है mp। ए स्फेरिकल प्लैनेट हैज़ मास mp एंड डायमीटर dp। अ पार्टिकल ऑफ मास m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity equal to, acceleration due to gravity पूछा गया। अच्छा, अर्थ पे कितना होता है बेटा, g इक्वल्स टू, याद है, बोलिए, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, ये अर्थ के लिए है ये। तो जो भी प्लेनेट होगा तो उसमें आपका उस प्लेनेट पे जी की वैल्यूज कितनी है, जी तो कांस्टेंट ही है, मास ऑफ द प्लेनेट कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में, m इंटू एम पी दे रखा है, और रेडियस कितना दे रखा है, अच्छा डायमीटर डी पी दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा डी पी बाई 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा डी पी स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर हो जाएगा आपका, तो 4g एम पी अपान डी पी स्क्वायर, उस पर्टिकुलर प्लेनेट पे g की वैल्यू ये हो जाएगी। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, बी। कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको टफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चक्कर में पढ़ेंगे कि टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस करें तो फिर आपका हो नहीं पाएगा बेटा, फिर ना टाइम मैनेजमेंट भी आपका सही नहीं होगा, और आप प्रैक्टिस किए होंगे कुछ और, आएगा कुछ है और, ठीक है। कहाँ गया मार्कर भाई, अगला क्वेश्चन है बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 5r above the surface of earth, r is being the radius of the earth, ठीक है। the time period of another satellite in r at a height of 2r from the surface of earth is, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वह अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है, ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 24 आवर हो जाएगा पहली चीज़। फिर आप यहाँ पे सीधे सीधे जो थर्ड लॉ आपका है केपलर्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। थर्ड लॉ क्या था बेटा, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है के आर क्यू, ठीक। तो अगर दो सैटेलाइट हैं तो T1 अपान T2 होल स्क्वायर इक्वल टू के, तो हट ही जाएगा आपका R1 अपान R2 का होल क्यूब। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन को देखिए, इसमें तो जो पहला अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड 24 आवर हो गया, अपान हो गया T2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1। इस जो 24 आवर है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है अर्थ सरफेस से कितना हाइट पे है,
5r, तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 6r। r2 कितनी हाइट पे है 2r, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है r, तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यूज कितनी 3r क्यूब। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 24/T2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया 2 का क्यूब कितना हो गया बेटा 8, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 24 × 24 अपॉन 8 इक्वल टू T2, तो 8 × 3 और 3 × T2, सॉरी T2 स्क्वायर होगा ये, 24 × 24 और 8 नीचे आ जाएगा T2 स्क्वायर होगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना 24 × 3, तो T2 स्क्वायर इक्वल टू 20 × 60 4 × 12 72, तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6√2। ये कोई देखिए ऑप्शन दिया गया डी ऑप्शन, ठीक है। तो कोई भी आप ध्यान रखिए कैलकुलेशन कितना आसान आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन इसमें बेटा, इफ v is escape velocity and v0 is the orbital velocity of a satellite for orbit close to the earth's surface, then they are related by, आपको सिंपल ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और एस्केप वेलोसिटी दोनों में रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला आपका होता है एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू √2 टाइम्स v0, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे फॉर्मूला आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ पार्टिकल विद डिस्टेंस r ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। सेल का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बेसिकली उसका ग्राफ पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सेल के अंदर जो फील्ड होता है वह कितना होता है 0, ठीक। और सरफेस पे E इक्वल टू क्या होता है gm अपॉन इसका जो भी रेडियस है, मान लीजिए रेडियस r है r स्क्वायर, या इसके रेडियस को कैपिटल R कर लीजिए, तो ये होता है r स्क्वायर, और बाहर के पॉइंट्स पे भी ये एग्जिस्ट करता है। तो आपका ग्राफ देखिए अंदर क्या होना चाहिए 0, तो अंदर 0 होगा, और उसके बाद E इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर, ये देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपका फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बाद आपका ग्राफ ऐसा होगा, तो ये आपका दे रखा है कितना बी वाला ऑप्शन। ऐसा ही सेम ग्राफ अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है बेटा, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, और इसीलिए ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक ही साथ पढ़ाया जाता है ताकि फॉर्मूले आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपका, a body of mass m taken from the earth's surface to the height is equal to twice the radius r of the earth, ठीक है। the change in the potential energy will be, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है बेटा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा U इक्वल टू, ध्यान रखिएगा mgh अपॉन 1 + h/re, ठीक। यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ क्या दे रखा है r दे रखा है, तो r ही लिख लेते हैं, बस इसको सॉल्व करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो mg हाइट कितना दे रखा है बेटा 2r दे रखा है, ठीक। 1 + हाइट हो गया 2r, और अपान क्या है यहाँ r, तो नीचे r कैंसिल हो गया आपका, ये 3 हो गया, तो कितना आ गया आपका 2/3 mgr। कोई ऑप्शन है ऐसा? सेकंड ऑप्शन। बताइए इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो बेटा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट के बाद फॉर्मूले आपको सारे रटे होने चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट का फॉर्मूले भी याद करेंगे तो याद होगा नहीं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर एंड 8 मीटर respectively from the origin. The resulting gravitational potential due to this
सिस्टम एट द ओरिजिन इज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जा रहा है बेटा, आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स एक्सिस पर मान लीजिए कुछ ऐसे, सपोज के लिए ओरिजिन है 1 मीटर पर आपका एक मास जो है 2 kg का रखा हुआ, फिर 2 मीटर पे 1 मीटर है, ये फिर 2 मीटर है, यहाँ पे भी 2 kg का है, फिर यहाँ पे 2 kg का मास रखा हुआ है, ये 3 मीटर पे, ऐसे इनफाइनाइट है यहाँ पे, कितने इनफाइनाइट। तो आपको ओरिजिन पे पूछा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया गया था, -Gm/r। ठीक, इस फॉर्मूले को यूज़ करिए, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालिए, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, और सबको आप इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, प्रिंसिपल आप सुपरपोजिशन अप्लाई कर लेंगे। तो ओरिजिन पर जो नेट पोटेंशियल होगा वह देखिए G तो कांस्टेंट है और M की वैल्यू कितना दे रखा है हर केसेज में 2, तो -2G ये तो आपका बाहर कर लीजिए, 1/r तो पहली डिस्टेंस कितनी है 1, तो ये 1/1 हो गया, दूसरा क्या है 2 है तो r की वैल्यू 2 हो गई, 1/2 + 1/4 + डैश डैश इनफाइनाइट। अब ये आपके लिए एक नई चीज़ आ गई बेटा, इसको कहते हैं GP ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, देखिए इसका तरीका होता कैसे पहचानते हैं, याद रखिए आपके नीट में इस पे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड टर्म, ये पहला टर्म, ये थर्ड टर्म, अगर हम सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म करें तो क्या आएगा 1/2, थर्ड टर्म अपान सेकेंड टर्म करें तब भी 1/2 आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म का सम, जो इनफाइनाइट टर्म का होता है A/1 - r। ए क्या है फर्स्ट टर्म, यहाँ नोट कर लिए A = फर्स्ट टर्म, और r क्या होता है बेटा T2/T1, या आप कह सकते हैं T3/T2, इसी को कहते हैं कॉमन रेशियो। तो इस केस में आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1/2 और A की वैल्यूज कितनी दे रखी है 1। अब आप इसका सम कैलकुलेट करिए और देखिए जो भी ऑप्शन होगा वो आपको B = -2G, A की वैल्यूज कितनी है बेटा 1, 1 - r की वैल्यूज कितनी है 1/2, तो ये होगा 1/2, ये ऊपर आ जाएगा 2, तो आपका आ जाएगा -4G। ये ऑप्शन देखिए कोई दिया होगा, ऑप्शन कौन सा है बेटा इसमें, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें एक नई चीज़ थी, ये इनफाइनाइट GP का सम निकालने का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, और इस पर क्वेश्चन नीट में आते होते तो आपने पढ़ा होगा AP GP, तो ये इस फॉर्मूले की ज़रूरत है आपको, तो नोट कर लीजिए इसको अलग से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अब प्रोजेक्टाइल, हालांकि ये क्वेश्चन मैं प्रोजेक्टाइल में करा चुका हूँ बेटा, ये फिर ग्रेविटेशन में भी लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अ प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with velocity 5 meter per second and angle theta with horizontal. Another projectile fired from another planet with a speed 3 meter per second at the same angle follows a trajectory with identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on the planet is। ठीक, अर्थ से जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरे प्लेनेट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो यहाँ आपको कैलकुलेट क्या करना है, G की वैल्यूज उस प्लेनेट पर क्या होगी। देखिए अगर आपको याद हो प्रोजेक्टाइल में जो ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला होता है y = x tan थीटा -1/2 gx² cos² थीटा। ठीक, चूँकि दोनों का थीटा सेम है, सिर्फ G और U अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सेम ट्रैजेक्टरी का मतलब सेम पाथ से मूव कर रहे हैं, तो x और y भी क्या होगा सेम होगा। अगर आप ध्यान दें तो पहले पार्टिकल के लिए आप लिख सकते हैं y = x tan थीटा, मतलब अर्थ पे जो था, -12 G1/U1² x² cos² थीटा। ये पहले वाले के लिए हो गया, क्योंकि x, y और थीटा तो सेम ही होगा। दूसरे प्लैनेट्स पे जो है उसका भी x, y सेम होगा, थीटा भी सेम होगा, तो x tan थीटा -1/2 G2/U2² x² cos² थीटा। दोनों की इक्वेट कर दीजिए, दोनों की इक्वल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा G1
अपान u1² इक्वल टू g2 अपान u2²। ठीक, अब आपके क्वेश्चन में यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, g2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा g2 इज इक्वल्स टू g1 अपान u1² इंटू u2²। g की वैल्यूज़ अर्थ पे कितना दे रखा है, g के टर्म में तो नहीं आंसर बेटा, नहीं, g की वैल्यू 9.8 दे रखा है, 9.8 हो गया। अर्थ पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 और इंटू u2 जो प्लेनेट पे स्पीड है 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व करेंगे आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये प्लेनेट पे g की वैल्यूज़ हो गई। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, हालांकि ये प्रोजेक्टाइल में भी कराया जा सकता था ये क्वेश्चन। चलिए, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये है और अच्छा क्वेश्चन है। अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैनॉट escape फ्रॉम इट। टू what approximate radius would earth have to compress to be a black hole? पहले तो क्वेश्चन ही समझिए क्या है। ये कह रहा है एक ब्लैक होल है, ठीक है, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से प्रोजेक्ट करें तब जा करके, या उससे अधिक प्रोजेक्ट करें तब वो स्केप होगा, अदरवाइज उस वेलोसिटी तक वो स्केप, वो लिमिटिंग वेलोसिटी है, उससे अधिक या उस वेलोसिटी से स्केप होगा, उससे कम पे स्केप नहीं होगा। और आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अर्थ सरफेस से कितना होता है, ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अर्थ सरफेस से इसके वेलोसिटी पता है कितनी होती है, VE कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 11,200 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए कितनी कम है और ये वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और इसके वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है। V क्या बताया गया था बेटा, 2gmp अपान क्या होता है, r। ठीक, अब यहाँ से आपको मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है, ये सब कुछ डेटा दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए ख़ास बात ये कि आपसे कहा कि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ मतलब प्लैनेट। अगर इस रेडियस को रिड्यूस करें तो इसके वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, उसके मास को कह रहा कि वही रख रहे हैं, मास सेम रख रहे हैं। और प्लैनेट का मतलब यहाँ पे इस केस में क्या है, अर्थ है बेटा अपना, ठीक। तो अर्थ तो इसके मास को कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। इसका मतलब रेडियस को रिड्यूस करें तो इसके वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अभी तक इसके वेलोसिटी कितनी होती है, ये होती है। तो रेडियस को कह रहा है कि उसके अर्थ को कितना हम कंप्रेस कर दें, कितना रेडियस उसको रिड्यूस कर दें कि इसके वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो जाए, ठीक। इसका मतलब कि आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है 2gme अपान re रेडियस ऑफ अर्थ √ इक्वल टू क्या है, c। तो यहाँ से re की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना, कितना कंप्रेस किया जाए। तो re इक्वल टू, पहले तो स्क्वायरिंग कर लीजिए इसको बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2gme अपान re इक्वल टू c²। फिर आपको re कैलकुलेट करना है, तो re इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2gme अपान c²। तो 2g की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ आपके क्वेश्चन में बेटा दे रखा है, आपके क्वेश्चन दिया 5.98 इंटू 10⁻24 होना चाहिए, हाँ 24। और अपान c² का मतलब 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 8.86 इंटू 10⁻³ अच्छा, इसको 8.86 को अगर हम 10 ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻²। अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 10⁻²। अब आप सोचिए, चूँकि ऑप्शन आपका इसी में दे रखा है बेटा, ये डेटा नहीं दिया हो तो क्लोज वैल्यू हमेशा आंसर भी लिखते हैं, तो 10⁻² मीटर हो गया। ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब अगर इसको 10⁻² मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें
तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। मतलब इतनी बड़ी अर्थ को, जो मास है अर्थ का उतना ही मास रहे, उसके रेडियस को हम रिड्यूस करके क्या कर दें 1 सेंटीमीटर का कर दें, तो उसकी जो इसके वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू बेटा। आज की क्लास में इतने, अगली क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चन को कल डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू।